नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवं उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में उदापदित आम एवं शहद के वाहनों का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम, सीएम धामी ने किया वाहनों का रवाना। एपीडा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होंगे निर्यात। उत्तराखंड में कांग्रेस का हल्ला बोल, बढ़ती महंगाई बेरोजगारी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध, तो देहरादून में किया राजभवन कूच। प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा का लालकुआं दौरा, कहा अब तक 75 लाख रुपए की मुआवजा राशि गरीबों को दिलाई। दलित उत्पीड़न नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। देहरादून के मैक्स अस्पताल पर भर्ती महिला के जेवर गायब करने का आरोप, कोर्ट ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज करने के दिए आदेश। प्रभारी सचिव ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। उत्तराखंड में आफत की बारिश, 6 जिलों में बहुत भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी, तो 21 स्टेट हाईवे समेत 195 सड़कें बंद। वहीं ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे गिरी चट्टान, फंसे सैकड़ों तीर्थयात्री। अब खबरें विस्तार से। एपीडा के माध्यम से उत्तराखंड राज्य में उत्पादित आम की खेप और शहद का अंतर्राष्ट्रीय बाजार दुबई में निर्यात करने के लिए वाहन का फ्लैग ऑफ किया गया। बता दें कि जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और वहीं सीएम धामी ने ऊधम सिंह नगर जिले में दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के कार्यक्रम में शिरकत की। आज बड़ा अच्छा है, इसके बारे में हम लोग लगातार सोच रहे हैं कि कैसे जो है हमारा जो उत्पादन होता है उस उत्पादन को कैसे अच्छा बाजार मिले, कैसे अच्छी मार्केट मिले, कैसे उनको एक रास्ता मिले कि उत्पादन सीधे सीधे बाजार में चला जाए। तो उस दिशा में ये बहुत अच्छा काम आज एपीडा के माध्यम से हो रहा है। एक अभिनव पहल है। इस पहल के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत शुभकामनाएं अपने सभी कृषि संघों से जुड़े हुए सभी लोगों को और कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए बड़ा अच्छा काम इस प्रकार से हो रहा है। और हम लोगों ने, चूंकि ये अभी गणेश जोशी जी बता रहे थे, कृषि का एक कैलेंडर भी हम लोगों ने भी बनाया है कि जिससे हमको ये पता लगे, हमारे अधिकारियों के भी ध्यान में रहे लगातार कि कब कौन सी फसल, कब कौन सी पैदावार, कब कौन सा बीज देना है, कब उसमें कौन सी व्यवस्था करनी है। उसके लिए नई व्यवस्था यहाँ पर हम लोगों ने प्रारंभ की है। वैसे पहले से भी थी वो व्यवस्था, लेकिन उसको और ज़्यादा प्रभावी बनाने के और अच्छे तरीके से, इसके साथ साथ चाहे एप्पल मिशन हो, चाहे कीवी मिशन हो, उस सब में भी हम लोगों ने धनराशि बढ़ाने का प्रावधान किया है। इस बार के आम बजट में किसानों के जो प्रतिनिधि मंडल थे उनके बीच में से उन सब लोगों से हमने यहाँ पर बजट पूर्व संवाद भी किया कि कृषि के क्षेत्र में और हम कैसे अच्छा काम कर सकते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में राजभवन कूच किया। इस दौरान महारा ने कहा कि सरकार ने दूध, दही और आटे पर जीएसटी लगा दिया। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और महंगाई आसमान छू रही है। वहीं सरकार की ओर से अग्निपथ योजना के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से देश भर के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन जारी है, कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। ये आप तस्वीर जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रही है, ये उत्तराखंड की तस्वीरें हैं। जिस तरह से कूच किया गया है और किस तरह से बैनर्स लेके नारेबाजी लगातार की जा रही है।
महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस का यह हल्ला बोल जारी है। प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समेत कई बड़े नेता वहां मौजूद हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस का यह हल्ला बोल जारी है। चाहे वो दिल्ली की बात करें या राजधानी जयपुर की बात करें, अलग अलग देश भर के राज्यों में कांग्रेस का यह हल्ला बोल जारी है और देहरादून में राजभवन कूच किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। अधिक जानकारी के लिए देहरादून संवाददाता जुड़ चुके हैं लाइव हमारे साथ यशराज जी। यशराज, बताएं क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? कांग्रेस का लगातार देश भर के अलग अलग राज्यों में हल्ला बोल जारी, देहरादून में क्या हाल है? बिल्कुल हजूबा, जैसा कि कांग्रेस पहले ही ये निश्चित कर चुकी थी कि 5 तारीख को वो राजभवन का घेराव करेगा। सिर्फ ये राजभवन का घेराव नहीं बल्कि ये देशव्यापी घेराव चल रहा है। जहां दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास से घेराव किया जा रहा था, वहीं देहरादून में राजभवन का घेराव किया जा रहा है। टेक्निकल इशू के कारण हमारा यशराज से संपर्क टूट गया है, लेकिन हमारे साथ फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये आप तस्वीरें देख रहे थे, देहरादून में राजभवन कूच किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समेत बड़े नेता उनके साथ मौजूद हैं और राजभवन के साथ ही कूच किया जा रहा है। जी यशराज, आपने सुन पा रहे हैं? यशराज, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी यशराज, क्या कुछ देख पा रहे हैं? राजभवन कूच किया जा रहा है, कौन कौन मौजूद हैं? राजभवन कांग्रेस आज महंगाई, जीएसटी, गरीबी, बेरोजगारी को लेकर राजभवन की ओर कूच कर रही है। वहीं पर जब देखा जाए तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज, कांग्रेस ये यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष, यशपाल आर्य पूर्व नेता प्रतिपक्ष, प्रीतम सिंह, सूर्यकांत भस्माना सहित कई अन्य नेता मौजूद थे। वहीं सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी वहाँ पर मौजूद थे। यह कूच आज 11:30 बजे से शुरू हुआ, जो हाथी बड़कला में इसे रोक दिया गया। हाथी बड़कला में पुलिस द्वारा बैरिकेड बनाकर जब इसे रोक दिया गया तो कांग्रेसियों ने पूरा प्रदर्शन करना शुरू किया। वहीं तो पुलिस ने इन्हें पकड़ करके इन्हें गाड़ी में बैठा दिया। जी हजूबा। जी यशराज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ लाइव जुड़े देहरादून से यशराज, उन्होंने पूरी जानकारी दी किस तरह से कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है उत्तराखंड में भी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अल्मोड़ा में कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर चौहान पाटा में महंगाई एवं बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया, जिसका जिलाध्यक्ष पीतांबर पांडे एवं नगर अध्यक्ष पूरन सिंह रौतेला ने नेतृत्व किया। साथ ही साथ केंद्र एवं राज्य सरकार की मोदी सरकार का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश की स्थिति चिंताजनक कर दी है। आज डीजल, पेट्रोल, घरेलू गैस, दूध, दही, यहाँ तक कि दूध दही को भी नहीं छोड़ा है और तमाम खाद्य पदार्थों में महंगाई चरम पर है। आज तमाम लोग बेरोजगार हैं और ये मोदी सरकार कहीं भी इसको कम करने का कोई प्रयास नहीं और विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास, उनके पीछे जो भी विपक्ष आवाज़ उठा रहा है, अब मोदी सरकार जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उसको दबाने का प्रयास कर रही है। इसलिए आज पूरे देश के कांग्रेसजन, पूरे देश के गरीब की आवाज़, पूरे बेरोजगारों की आवाज़, किसानों की आवाज़, तमाम व्यापारियों की आवाज़ को लेकर के ये प्रधानमंत्री को जगाने का काम पुतला दहन करके, विरोध प्रदर्शन करके यहाँ पर अल्मोड़ा में आज किया गया है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने लालकुआं दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग द्वारा दलित उत्पीड़न के मामलों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आयोग के पास दलित उत्पीड़न के 26 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 6 मामलों में चार्जशीट दाखिल कर गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि आयोग द्वारा प्रदेश में अब तक 75 लाख रुपए की मुआवजा धनराशि गरीबों को सरकार से दिलाई गई है और दलित उत्पीड़न किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
हरिद्वार के जिला पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटों का निर्धारण करने के लिए हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण आयोग का गठन किया है, जिसके बाद ओबीसी सर्वेक्षण आयोग के अध्यक्ष बीएस वर्मा ने हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक पहुंचकर जनसुनवाई की। आयोग के अध्यक्ष जिले के सभी 6 ब्लॉकों में बैठक करेंगे। इस दौरान जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता राव अफाफ ने आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा और पूर्व में हुए आरक्षण को रद्द करने की मांग की। राव अफाफ अली ने पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया। तो हमारा मानना यह है कि संविधान के अनुरूप या शासनादेश के अनुरूप इनको जो है आरक्षण देना चाहिए, और परिसीमन जो कर दिया था वो भी गलत है और जो आरक्षण किया गया वो भी गलत है। आज हमने जिला पंचायत राज अधिकारी के बारे में जो हमने सुना था और जो देखा था वो हमने आज माननीय अध्यक्ष जी को बताया और उनकी शिकायत की कि डीपीआरओ के रहते हुए ये जो है निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। चुनाव के लिए डीपीआरओ को यहाँ से हरिद्वार से हटाना पड़ेगा। देखिए, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पे ये डेडिकेटेड कमीशन बना है, कमीशन का काम जो है जो राज्य स्तर पे और हर ग्रामीण क्षेत्र में जो जिला पंचायतें हैं, नगर पालिका हैं या लोकल स्तर पर उनका जो पिछड़े वर्ग का जनसंख्या के आधार पर क्या परसेंटेज होनी चाहिए चुनाव में प्रतिभाग के लिए, ये तय करना है कमीशन। चक्राता के सैया में हुए विक्रम हत्याकांड का खुलासा न होने पर नाराज कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ थाने में जा धमके। जहां पुलिस के साथ माहौल गर्म होने पर प्रीतम अपने समर्थकों के साथ थाने में ही धरने पर बैठ गए। दरअसल चक्राता के साहिया बाजार पटवारी चौकी से करीब 50 मीटर की दूरी पर बीए के 19 वर्षीय छात्र विक्रम सिंह भारती की पीट कर हत्या कर दी गई और 9 जून को विक्रम का शव लहूलुहान अवस्था में मिला था। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने 5 घंटे जाम भी लगाया था। मैं जो ये हत्याकांड हुआ इसके इन्वेस्टिगेशन में हम किसी तरीके का कोई व्यवधान डालें, ये इरादा हमारा नहीं था। हम तो ये पूछने आए थे कि लगभग 2 महीने हो गए हैं इस हत्याकांड का खुलासा नहीं हो पाया है। हत्याकांड का खुलासा होना चाहिए, वो हो जाता है। हो सकता है जो इंचार्ज है अभी नए हैं तो उन्होंने आश्वस्त किया है विदिन 10 डेज जो है हम इस हत्याकांड को सुलझा देंगे। देखिए, ऐसा है कि हो सकता है कि एसओ साहब के बोलने में टोन थोड़ा अलग नहीं होगी, लेकिन उनके द्वारा विधायक साहब को जो तथ्य हैं मामले के उनसे अवगत कराया गया और हमने बस यही बात कही है कि जो मामला है मामले में भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और कुछ ही समय बाद इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तो जो रिजल्ट होगा उसके साथ। विकासनगर सहित आसपास के पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इलाज के लिए अब देहरादून के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी। दरअसल विकासनगर अंतर्गत धूलकोट में जहां सूबे का 1100 बेड वाला सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनकर लगभग तैयार है, वहीं उसके सिटी क्लिनिक और डायलिसिस सेंटर की शुरुआत विकासनगर में की गई है, जिसका उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया। जहां विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने हॉस्पिटल प्रबंधन के इस प्रयास की सराहना तो की, लेकिन साथ ही साथ कहा कि सरकार जहां हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है, वहीं विभिन्न संस्थान और संगठनों द्वारा निजी स्तर पर भी बेहतरीन प्रयास किए जा रहे हैं। धूलकोट में हमारा बहुत बड़ा उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है वो आ रहा है, ग्राफिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस इनफैक्ट शुरू हो चुका है। तो उसके एक्सटेंशन के रूप में शुरू किया गया है, क्योंकि विकासनगर में जो पहाड़ की जनता आती है तो उसको जो है हेल्थ फैसिलिटी मिल सके और यहाँ पे उनकी ओपीडी वगैरह हो सके, और उसके हिसाब से इसमें यहाँ पे हमने डायलिसिस की सुविधा भी दी है और एक डेंटल यूनिट भी लगाई है। और उसके बाद अगर उन्हें फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो हम उनको जो है अपने बड़े वाले हॉस्पिटल में मूव कर सकते हैं, और यहीं अगर उनकी बीमारी का निराकरण हो जाए तो यहाँ से वापस करते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून शहर के मैक्स अस्पताल के प्रबंधन पर भर्ती महिला के जेवर गायब करने का आरोप लगा है। बता दें कि महिला के परिजनों ने मामले में पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो परिजनों ने कोर्ट की शरण ली। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निहारिका मित्तल गुप्ता की अदालत ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। घटना कोरोना काल की है, जहां देहरादून निवासी विशाल अग्रवाल ने मैक्स अस्पताल के खिलाफ अदालत में शिकायत दी थी कि उनकी माता सावित्री देवी को कोरोना के इलाज के लिए 23 मार्च 2021 को अस्पताल में भर्ती कराया था।
लेकिन आरोप यह है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते 2 जून 2021 को उनकी माता का निधन हो गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी माता की अंतिम कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी अस्पताल ने उन्हें आईसीयू में ही रखा और कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया। वहीं जनरल वार्ड से कोविड वार्ड में शिफ्ट करते समय अस्पताल प्रबंधन ने उनकी माता के जेवर और सैंडल निकाल कर रख दिए और मरीज की मौत के बाद उनका शव परिवार को सौंप दिया गया, लेकिन जेवर नहीं लौटाए गए। आरोप है कि कई बार जेवर और अन्य सामान की मांग करने के बावजूद उन्हें अस्पताल प्रबंधन से मायूसी ही हाथ लगी है। वहीं जब A1 टीवी की टीम मौके पर पहुंची तब बाहर खड़े गार्ड ने अंदर जाने से मना कर दिया और कड़े शब्दों में कहा कि यहां पर कैमरा और माइक ले जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। देखिए, इशू जैसा कि बताया गया है, ये जून 2021 की घटना है और ये प्राइमा फेसी एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है और इसमें जो मैक्स हॉस्पिटल में घटना घटित होने की बात हो रही है, जिसमें पेशेंट के डेथ होने के बाद ज्वेलरी इत्यादि जो है सामान खोने की बात सामने आ रही है। इस संबंध में यद्यपि ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, मेरी बात मैक्स प्रशासन से हुई है और इस मामले को पूरी गंभीरता से लेने के लिए मैंने मैक्स हॉस्पिटल प्रशासन को बताया है। आज मैं देहरादून के मैक्स अस्पताल के गेट के बाहर खड़ा हूँ। यह वही अस्पताल है जहाँ से हमेशा शिकायत मिलती है। शिकायत इस तरीके से कि पेशेंट को यहाँ पर सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, मरीजों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक केस काफ़ी पुरानी है, 2021 का केस है, जिसमें विशाल अग्रवाल और उनकी माता सावित्री देवी हैं। विशाल अग्रवाल सावित्री देवी के पुत्र हैं। जब सावित्री देवी को कोरोना काल के समय यानी 2021 में भर्ती यहाँ कराया गया था, तो उनके भर्ती के बाद करीब वो 1.5 महीने तक यहाँ रही, उनका इलाज चला। जब वहाँ जनरल वार्ड से उन्हें फिर से कोरोना वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। जब कोरोना वार्ड में उन्हें शिफ्ट किया गया तो उनकी माता जी के जितने जेवर पहने थे, जेवर और सैंडल को उतार लिया गया और अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कहीं रख दिया गया। जब उनकी माता की यहाँ पर कोरोना वार्ड में ही मृत्यु हो गई तो उनके पुत्र विशाल अग्रवाल ने अपने माताजी के जेवर के विषय में अस्पताल प्रबंधन से जब बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी जेवर नहीं है, यहाँ पर कोई भी उनका सामान रखा पड़ा नहीं है। इसको लेकर उन्होंने काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी माताजी का यहाँ पर जेवर था, लेकिन कोई भी सुनवाई अस्पताल प्रबंधन के द्वारा नहीं की गई। तब उन्होंने राजपुर थाने का दरवाज़ा खटखटाया। जब उन्होंने राजपुर थाने में जाकर इस संबंधित मैक्स अस्पताल के प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज करना चाहा तो राजपुर थाने में भी केस दर्ज नहीं किया गया। तो उसके बाद उन्होंने न्यायालय के दरवाज़ा खटखटाया और न्यायालय में उनको राजपुर थाने को यह आदेश दिया गया कि इनके मैक्स अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, एक FIR लिखी जाए। उसके प्रश्न अब यह उठता है कि यह वही मैक्स अस्पताल है जहां से लगभग लोगों के अधिकारियों या लोगों के अक्सर ये कहा जाता है कि वहां पर प्रबंधन सही नहीं है, वहां पर सही इलाज ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, जबकि यहां पर खर्च बहुत ज़्यादा होता है। जब हमारी टीम मौके पर पहुंची, जब हमने अंदर घुसने का प्रयास किया तो गेट पर ही, मेन गेट से थोड़ा अंदर जाने पर जब हम लोग इंट्रेंस गेट पर पहुंच गए तो उनके गार्ड के द्वारा हमारे कैमरामैन और खुद हमारे साथ हमारी आईडी और कैमरा को रखवा दिया गया और कहा गया कि आप अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं। तो मैंने कहा कि एक विजुअल तो अंदर का बना सकते हैं। कुछ उन्होंने साफ इनकार कर दिया और हम लोगों के साथ उन्होंने कुछ बदतमीजी भी की और कहा कि आप लोग इस ढंग से यहाँ पर अंदर का विजुअल नहीं बना सकते हैं, अंदर का आप लोग काम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, जब हमारे साथ इस तरीके से घटना हो सकती है तो सिंपल एक साधारण व्यक्ति के साथ किस तरीके से यहाँ के अस्पताल प्रबंधन द्वारा व्यवहार किया जाता होगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यह घटना करीब 23 मार्च को की है, जब 23 मार्च में विशाल अग्रवाल की माता सावित्री देवी को भर्ती किया गया था और 2 जून को सावित्री देवी की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद करीब 16 अगस्त 2021 को राजपुर थाने में विशाल अग्रवाल द्वारा केस दर्ज कराए जाने की बात कही, लेकिन राजपुर थाना भी केस दर्ज नहीं किया। अब प्रश्न यह उठता है कि इतने बड़े अस्पताल, इतने बड़े प्रबंधन का केस आखिर दर्ज क्यों नहीं हुआ?
क्यों इतने बड़े अस्पताल जो कि 4 स्टार, जिसकी रेटिंग, इस अस्पताल की रेटिंग 4 स्टार है, क्या 4 स्टार अस्पताल में इस तरीके से ट्रीटमेंट होता है? क्या वहां पर ट्रीटमेंट के नाम पर फर्जीवाड़ा होता है, धोखाधड़ी होती है? बात तो यहीं पर नहीं रुकती है, क्योंकि मैक्स अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जो पूरे भारत में नामी गिरामी अस्पतालों में इसकी गिनती में से आता है। तो यहाँ पर यदि इस प्रकार से होगी, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत कम ट्रीटमेंट, बहुत कम पैसे लगते हैं। यहाँ पर जो भी मरीज भर्ती होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पैसा खर्च करना पड़ता है। तो क्या पैसा खर्च करने के बावजूद भी सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता है? क्या यही मैक्स अस्पताल का तरीका है? क्या यहाँ के अधिकारियों की, क्या यहाँ के कर्मचारियों की जिस तरीके से बारंबार शिकायत आते रहती है, क्या यह शिकायत सही है? इतने बड़े अस्पताल प्रबंधन को किस तरीके से यहाँ पर इनको लाइसेंस दिया गया, क्या इनके लाइसेंस को भी रद्द नहीं कर देना चाहिए? प्रश्न तो बहुत सारा उठता है। लोग अक्सर यहाँ आते हैं मैक्स अस्पताल का नाम सुनकर, लेकिन यह मैक्स अस्पताल सिर्फ नाम का ही मैक्स है। इसमें इलाज के नाम पर यहाँ सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी होती है। और यदि आप इसके खिलाफ केस मुकदमा करने जाएं तो थाने में इसके खिलाफ केस मुकदमा भी दर्ज नहीं किया जाता है। और यहाँ तक कि मीडिया को भी घुसने से मना किया जाता है, मीडिया को भी रोक दिया जाता है। खुद हमारे साथ हमारे कैमरामैन ने तो विजुअल ही बनाना चाहा, लेकिन विजुअल गार्ड ने बनाने नहीं दिया। हमारे साथ यहाँ पर बदसलूकी की गई, हमारे साथ यहाँ पर गार्ड ने बदतमीजी की। अब देखना यह है कि मैक्स अस्पताल के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है। यूं तो कोर्ट ने राजपुर थाने को यह आदेश दिया है कि वो मैक्स अस्पताल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करें। क्या विशाल अग्रवाल और अन्य ऐसे पीड़ित व्यक्ति को क्या न्याय मिल सकता है, या मैक्स प्रबंधन सिर्फ अपनी बड़प्पन, अपनी मैक्स अस्पताल सिर्फ अपनी बड़ाई और सिर्फ अपने वेट को लेकर अपनी तवज्जो दिखाते रहते हैं लोगों पर? कैमरा पर्सन आजाद सिंह के साथ मैं यशराज आनंद, A1 टीवी, देहरादून। हरिद्वार में पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा शिक्षा विभाग और स्कूली छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। बता दें कि छात्रों को टैबलेट खरीदने के लिए सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि के बैंक खातों में ट्रांसफर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें पीएनबी की रोशनाबाद ब्रांच के कर्मचारियों ने कुछ छात्रों में एक ही बैंक खाते में 10 बार टैबलेट का पैसा ट्रांसफर कर दिया और कुछ पात्र छात्रों को पैसा मिल ही नहीं पाया। हालांकि बैंक अधिकारियों को इसकी जानकारी मिलने पर तुरंत पैसे ट्रांसफर की प्रक्रिया को रोका और गलत भुगतान की रिकवरी भी शुरू कर दी गई। फिलहाल मामले में बैंक के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बैंक ने गलती से 1,20,000 रुपये पर बच्चे के हिसाब से 84 लाख रुपए ट्रांजैक्ट किया है। ये मुझे तब पता चला जब पेरेंट्स मेरे पास आए कि साहब हमारे खाते में 1,20,000 रुपये आया था और हमने तो खर्च कर दिया, बैंक वाले हमको तंग कर रहे हैं। तो हमने उनसे कहा ये तो बैंक और आपके बीच का मामला है, हम तो बैंक को ये नोटिस जारी करेंगे कि हमने जिन बच्चों का अकाउंट नंबर आपको दिया है ससमय उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और ये निश्चित रूप से जो ब्रांच है रोशनाबाद की, उसकी गलती से हमको ये खामियाजा भुगतना पड़ा कि बैंक ने 84 लाख वसूली न होने तक सारे ट्रांजैक्शन, सारे ट्रांसफ़र रोक दिए और इसमें पूरा लगभग 3 हफ्ते से लेकर 1 महीने का विलम्ब किया। फिलहाल केवल उत्तराखंड में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।